गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ऑल आर गुड। ध्यान रख रहे हैं अपनी फैमिली का। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। होप सो सब पढ़ भी रहे होंगे। मैंने जो जून के लिए आपकी वीडियोस बनाई हैं वो सब देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। बायोलॉजी में जो लास्ट वाला चैप्टर है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने आपको उसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जैसे कि आपका वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, या वाटर की जो डिमांड है वो कैसे पूरी कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सब मैंने आपकी कर दी हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एयर के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर बस हमारी एक वीडियो रह जाएगी, लास्ट वीडियो, दैट इज़ द साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, एयर के बारे में बात करते हैं। एयर क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ठीक है, हम सांस हवा में तो लेते हैं, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें यही चीज़ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, एयर क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेट टेक मी द पेन। एयर क्या है? एयर एक इनएक्सहॉस्टिबली नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, जो क्या होती है, एक कभी ना ख़त्म होने वाला नेचुरल रिसोर्स है, मतलब जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, जो हमारे प्लेनेट अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखता है। ये जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मिक्सचर होता है कुछ गैसेस का, जो जैसे कि नाइट्रोजन हुआ आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, अमोनिया, ओजोन, ये सब। ठीक है, जो सब टोटल मिलके कितना बना लेती हैं, 1% बना लेती हैं। क्लियर है? ओके। एयर और एटमॉस्फेयर। एयर क्या है? एक एनवलप, एक लिफाफे की तरह हमें चारों तरफ से लपेट के रखता है। इवन अगर मोर एक्यूरेटली बोलूँ, एयर इज एक्ट एज एन ब्लैंकेट। ये किसकी तरह काम करता है? ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह काम करता है। जैसे हम कंबल में खुद को रैप कर लेते हैं ना, ऐसी एटमॉस्फेयर हमें रैप करके रखता है। इसमें कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, ये लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना, जो अलग अलग हाइट पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ पे पाया जाता है। और जैसे जैसे ही हम और ऊंचाई पे जाते जाएंगे, वो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म होता जाएगा। सो फार लाइफ हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एनी। अब तक किसी और प्लेनेट पे, किसी और ग्रह पे जीवन नहीं पाया गया है। ये सिर्फ कहाँ पे है? अर्थ प्लेनेट पे ही है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? एटमॉस्फेयर की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंपोनेंट होता है। अबाउट 95 to 97% कौन सी गैस पाई जाती है? मार्स और वेनस पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, और हमें पता है जो यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं, उन्हें जीवन जीने के लिए, ठीक है ना, फूड के ब्रेक डाउन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्लियर है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन के बाद जो फूड खाया है उससे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल और किस में करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में करते हैं। और ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग कभी भी नहीं जल सकती। ठीक है, नॉट ओनली दिस, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शन टू, जो जंगलों में आग लगती है, ज्वालामुखी फटता है, इन सबको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए भी। ठीक है, अगर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड भी है एटमॉस्फेयर में तो वो भी बहुत इनफ है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो मुश्किल से 0.03% ही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है विया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा? किसमें माय डियर स्टूडेंट्स? वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म में जो पाई जाती है वो किसमें? कार्बोनेट्स में बदल जाती है। बात आती है कि एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव होता है क्लाइमेटिक कंट्रोल पे। एटमॉस्फेयर कवर करके रखता है पूरी अर्थ को। ठीक है, और ये क्या होता है? एक गुड कंडक्टर है हीट का। तो इस हीट की जो एक तरह से एक्सचेंज होता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखता है, ना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने देता, ना कम होने देता है। एट द सेम टाइम इट स्लो डाउन द रेट ऑफ हीट escape। ठीक है, वी नोट दैट द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम मून, हमें पता है सूरज से, और डिस्टेंस ऑफ सन, सूरज की चांद से कितनी दूरी है, और अर्थ से भी इतनी ही है। ठीक है, बट दिस इज़ वेरी हाई टेम्परेचर वेरिएशन। लेकिन फिर भी चांद के और धरती के तापमान में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर हमारा दो तरह से होता है। एक तो होता है दिन में अलग होता है और रात में अलग होता है। जैसे हम फील भी कर सकते हैं, रात को हवाएं गर्म चलती हैं और रात को हवाएं ठंडी चलती हैं। ठीक है, दिन में हवाएं गर्म चलती हैं, रात को ठंडी चलती हैं। तो देखिए क्या होता है,
दिन में क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, धरती जल्दी गर्म हो जाती है पानी से। ठीक है, धरती जल्दी तप जाती है पानी से। तो और जो पानी होता है वो देर में तपता है। तो दिन में हवाएं कैसे चलती हैं, लैंड टू सी, धरती से समुद्र की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमें गर्म लगती है क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं। और रात में क्या होता है, हमें पता है पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, धरती इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। तो रात में क्या होता है, जो हवाएं हैं, हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, समुद्र से धरती की ओर होती है, सी टू लैंड। तो इसलिए वो हमें ठंडी लगती हैं क्योंकि वो ठंडे पानी से उठ के आती हैं और धरती की गर्मी को शांत करती हैं। और दिन में क्या होता है, जो लैंड से जो डायरेक्शन होती है उनकी, वो लैंड टू वाटर होती है। ठीक है, ये होता है द मूवमेंट ऑफ एयर। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये होता है हमारा। सिमिलरली देयर इज अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर। ऐसे ही हमारे अर्थ के कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ज़्यादा ठंड है, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। ये सब किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स की वजह से ये सब होता है। रेंज क्या होती है, जब पानी हमारी वाटर बॉडी से इवेपोरेट होके एटमोसफेयर में चला जाता है और वहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंडेंस होता है, तो बादल बन जाते हैं। और कंडेंस होने के बाद उनमें वो उनका वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा हो जाता है, हाई वेट हो जाता है, वो उस वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बारिश एकदम से हो जाती है। क्लियर है? ये बात थी हमारी रेन की। अब बात आती है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन contaminated particles mix into the air it is called air pollution। जब contaminated particles एयर में मिक्स हो जाते हैं हम उसको एयर pollution कह देते हैं। ठीक है, वो contaminated particles कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, व्हीकल से आते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं इनसे आते हैं, फैक्ट्रीज से आते हैं, यहाँ से आते हैं। और जो हम घरों में क्या रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, ये भी हमारे एयर को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में ये सब बता भी चुकी हूँ, डस्ट और स्मोक के बारे में, लंग डिसीज़ कर देते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को, समझ में आया? जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो बात थी हमारी किसकी, एयर पॉल्यूशन की। अब बात करते हैं सॉइल। सॉइल की क्या खास बातें होती हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, सॉइल क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो किससे बनता है, वेदरिंग से बनता है। वेदरिंग मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं उनकी टूटने से बनता है। ये नेचुरल मीडियम होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ कराता है, प्लांट्स को डेवलप कराता है। ठीक है, जो जर्मिनेट कराता है। मिट्टी के सिवा ये क्षमता किसी में नहीं है जो पेड़ पौधों को ग्रो करा सके। ये एसेंशियल कंपोनेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। अब आप कहोगे मैम ह्यूमंस के लिए कैसे है, अरे बेटा का प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस कैसे होंगे। पूरी दुनिया के लिए जो एनर्जी को फिक्स करते हैं वो तो प्लांट्स ही होते हैं ना। अब जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, छाया, घर बनाने के लिए लकड़ी पेड़ पौधों से मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा, ठीक है, और फूड खाने के लिए, ये सब हमें प्लांट्स से तो मिलता है। और अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे। मिट्टी क्या होती है, हमारी धरती के ऊपर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो सबसे अपर मोस्ट सरफेस लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इट नॉट ओनली प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर द, ये सिर्फ क्या प्लांट्स को अटैच करने के लिए एक मीडियम ही नहीं देती, बल्कि वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड कराती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए एक घर भी बनाती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन कंटिन्यू हमेशा होता रहता है। जब बड़ी बड़ी चट्टानें बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से, तेज़ तापमान की वजह से, केमिकल या किसी भी वजह से टूटने लगी हैं और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। और आती है सन की वजह से कैसे टूट सकती हैं, देखिए बहुत तेज़ तापमान है, धूप बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत तेज़ है, तो जो चट्टानें हैं वो सूख जाएंगी एकदम, उनमें पानी थोड़ी कोई देगा, तो वो क्या हो जाएंगी, उनमें वाटर की कमी हो जाएगी। तो जैसे ही पानी की कमी होती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, ऐसे वो मिट्टी सूख जाएगी, उसमें दरार आ जाएंगी, क्रैक्स आ जाएंगी। क्रैक्स आने के बाद वो टूट के गिरने लगेंगी। ठीक है, ये बात थी सन की। बात आती है वाटर की। वाटर क्या होगा, अगर बाढ़ आ गई या पानी ज़्यादा है तो मिट्टी क्या होगी, मिट्टी बहने लगेगी पहाड़ों पे से, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानें हैं, वो टूटने लगेंगी। ठीक है, ये बात थी वाटर की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विंड। अरे बहुत ईजी है विंड तो। क्या होगा, हवा से मिट्टी, वो सॉरी, हाँ, जब हवा चलती है बहुत तेज़ हवा, तूफान आता है तो मिट्टी उड़ उड़ के आती है ना बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्योंकि हमने पहले ही कहा है स्लो प्रोसेस है, वो नीचे आने लगते हैं और धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो बड़ा सिंपल सा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपके यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, अब उनके लिए कोई घर थोड़ी बनवा दिया है किसी ने, वो तो चट्टानों के अंदर ही रहते हैं ना। तो वो कुछ ऐसे एसिड्स बनाते हैं
ऐसे एसिड्स बनाने से हमारा तो क्या है, हम यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ एसिड सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे हम लोग एक्सक्रीट क्या करते हैं, यूरिक एसिड, तो ऐसे ही वो कुछ एसिड एक्सक्रीट करते हैं जो क्या कर देते हैं, एसिड्स चट्टानों में भर जाते हैं और वो उन्हें बीच से तोड़ देते हैं, दरार आ जाती है। ठीक है, बात आती है मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमिफिकेशन तो देखिए होता है जब हम मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, उसमें खाद डाल के, मिनरल्स डाल के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन इज द रिलीज ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, जब मिट्टी में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा। ये बताती है मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। सबसे बड़ा एलिवियल सोइल, ठीक है, ये कहाँ पे, जो बहते हुए पानी के साथ मिट्टी बह के आती है वो एलिवियल सोइल होती है। ये लोमी और क्ले होती है। ठीक है, ये बात थी हमारी इसकी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आता है। ये गंगेटिक प्लांट से बनती है। दीज आर अंडर कल्टीवेशन। ये उपजाऊपन के लिए बहुत अच्छी होती है, सालों साल चलती है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। रुई, कॉटन को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी यही पाई जाती है, ये भी वेदरिंग से ही बनती है। रेड सॉइल की अगर मैं बात करती हूँ, ये बिल्कुल काली की जैसी होती है। ये किससे बनती है, ग्रेनाइट से, इसमें ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, ये काफ़ी रेतीली मिट्टी सी होती है, जैसे रेत होता है ना, इस तरह की होती है, और उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत कम होता है। माउंटेन सॉइल क्या होती है, ये रेत के जो पत्थर होते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उनसे बनती है। ये भी काफ़ी पथरीली होती है और रेतीली होती है ये, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डेजर्ट, जैसी, इसे समझ जाओ, जैसी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है, सेम वैसे ही ये भी कैसी होती है, रेतीली मिट्टी होती है। ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर कम होने का मतलब भी उसका उपजाऊपन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, लेटराइट सोइल की अगर मैं बात करती हूँ, ये कैसी होती है, पोरस, मतलब बहुत हल्की मिट्टी होती है, चीकनी मिट्टी होती है, इसमें ज़्यादा हाइड्रोक्साइड और आयरन पाए जाते हैं। सोयल टेक्सचर इज रिलेटेड टू द, जो सोयल का टेक्सचर है वो किससे रिलेट करता है, कि उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसका कलर क्या है। ठीक है, इन ये सब चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या आता है हमारा, सोयल कंपोजिशन। सोयल किस किस से मिलकर बनती है, सोयल 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है जी, इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है, चट्टानों से आता है। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है, जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उनसे आता है ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर। या जो फल, सब्जियां, रोटी सड़ जाती है उनसे, वो भी सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। हवा भी चाहिए मिट्टी को, पानी भी चाहिए, और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। ठीक है, वो मिट्टियों को क्या करते रहते हैं, कैसे रिफ्रेश करते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं। सोयल पॉल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, सोयल पॉल्यूशन क्या है, सेम वही जो हमने अब तक एयर पॉल्यूशन पढ़ा, जो वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, वही हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है। अगर हम सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन कैसा है, उसमें कितनी फसल उग रही है, कितनी अच्छी फसल उग रही है। अगर मिट्टी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी, उसकी बहुत अच्छी फर्टिलिटी होगी, लेकिन अगर वो पॉल्यूटेड है तो उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो होगी, वो इनफर्टाइल सॉइल होगी हमारी। ठीक है, ये बात हमारी सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल, अब देखते हैं हम सॉइल इरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स। सॉइल इरोजन छोटी क्लास का टॉपिक, मिट्टी का कटाव। जब बारिश, तेज बारिश से क्या होता है, मिट्टी के ऊपर की लेयर बह जाती है, दैट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन। और इसका मेन रीज़न क्या है, डिफोरेस्टेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो मिट्टी पानी के साथ नहीं बहेगी, वो मिट्टी कहाँ पे, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। ठीक है, लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी क्या है, ऐसी ऊपर ही पाई जाएगी, उस पर कोई होल्डिंग पावर नहीं होगी। तो क्या होगी, हवा चली तो वो कहीं पे भी उड़ के चली जाएगी, पानी आया, पानी का तेज बहाव आया, पानी के साथ बह जाएगी। तो यही क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट्स। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।